नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में मीट शॉप पर चिकन की रेट 5 रुपए बढ़ाने को लेकर विवाद में अजमेर पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर और थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने पूरे मामले का खुलासा किया। अजमेर में मीट शॉप पर चिकन की रेट 5 रुपए बढ़ाने को लेकर हुए विवाद में अजमेर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर और थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में 3 आरोपियों एहसान कुरैशी, यूसुफ कुरैशी और इमरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी इलाज के लिए हॉस्पिटल आए थे। लियाकत नाम का आरोपी डिटेन है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है। एहसान और यूसुफ दोनों सगे भाई हैं। पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड यूसुफ था। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी हथियार लेकर मीट शॉप पर पहुंचे थे। मीट की दुकान से भी चाकू लिया था। एफएसएल के जरिए उन हथियारों की जांच करवाकर कुछ जब्त किए गए हैं। अन्य आरोपियों की जांच जारी है। वारदात रामगंज में किसान भवन के पास पाकिजा मीट शॉप की थी। 15 तारीख को थाना रामगंज में सूचना मिली कि पाकिजा मीट शॉप जो है यहाँ पे, वहाँ पर कुछ लोग जो दरगाह बाजार क्षेत्र के सोगरान मोहल्ला साइड के रहने वाले हैं, जो कि कुरैशी जाति के, ये भी कुरैशी जाति के थे, तो इनको आपस में कोई झगड़ा हुआ तो वो लोगों ने यहाँ आकर इनसे मारपीट की, जिसमें वेपन्स भी थे। चाकूबाजी से, वेपन से मारपीट होने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई और इस मामले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। उसमें अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सर क्या नाम है तीनों के, कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ, उसमें ये हॉस्पिटल में जब आए थे इलाज की तरफ, उसी समय से आइडेंटिफाई करके पुलिस के पास डिटेन शुदा थे और इनके 3 जनों के नाम एहसान, यूनुस और इमरान है। 2 तो मोहम्मद अली इनके फादर का नाम और तीसरे का अब्दुल अली। एक और व्यक्ति है जो अभी पुलिस के पास डिटेन है और शीघ्र ही उसका रोल आइडेंटिफाई करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। सर मर्डर में जो वेपन उपयोग में लिए गए थे उनकी बरामदगी हो पाई? कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर दुकान पर वेपन था उनके ही उसका ही यूज किया गया इनके द्वारा। हाँ, उनके पास जब ये लोग यहाँ से आए थे और वहाँ जो लोकल शॉप, जो मीट शॉप थी, वहाँ पे भी वेपन्स थे, तो मिक्स्ड वेपन का यूज़ हुआ है। कुछ उनके पास थे, कुछ सामने वालों के थे, तो उसमें जो भी वेपन्स यूज़ हुए एफएसएल के द्वारा उसका परीक्षण किया गया। मौके पर एफएसएल विजिट हुई है और ब्लड मैच करके उनका जो कुछ वेपन्स की जब्ती की गई और भी उसमें वेपन जो यूज़ हुए उनका। सर झगड़े का मेन मकसद क्या है? झगड़े का मुख्य कारण जो मीट बिकता है उसकी जो रेट है, रेट के लेकर कुछ इश्यूज थे, तो उस रेट के इश्यूज को लेकर इनके आपस में झगड़ा हुआ था। कुछ रेट कम करने, कुछ रेट ज़्यादा करने, भाव बिगाड़ने को लेकर इनके अंदर इश्यूज थे। उस कारण से ये झगड़ा एस्केलेट होते हुए फिर मारपीट हो गई। सर प्रारंभिक जांच में एक सामने आया कि उन जो चाचा भतीजे थे जिनका मर्डर हुआ वो किसने किया, वो सामने आया सर किसके द्वारा किया गया? एफआईआर में 14 लोगों के नाम है, उसमें आइडेंटिफाई किए कुछ लोगों को। सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के पास है, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और जो प्रथम दृष्टया झगड़े में शामिल थे और जिन्होंने मारपीट की उनके क्लियर फुटेजेस हैं और किसने कौन सी चोट कारित की और डिटेल में सीसीटीवी फुटेजेस का विश्लेषण किया जाएगा और स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। उसके आधार पर क्लियर हो पाएगा कि किस, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज है जो मृतक है उनमें, तो मल्टीपल इंजरीज करने वाले लोग भी मल्टीपल हैं, तो किसी एक पे नहीं होगी, सभी इनका जॉइंट रोल है मारपीट करके उनकी मृत्यु करें। सर घटना के एक दिन पूर्व ही दोनों ग्रुप्स में सर मैसेजेस और लड़ाई झगड़े की बातें स्टार्ट। घटना के दिन से पहले की रात पे ऐसा प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि व्हाट्सएप पे सबसे पहले कोई बात हुई थी, गाली गलौज हुई थी और उस मीट की रेट को लेकर ही झगड़ा हुआ था। उसको लेकर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुरानी रंजिश भी बता रहे सर, तो पुरानी रंजिश है, उसको लेकर इस घटना को किया है। और ये जब आप कह रहे हैं कि घटनाक्रम चल रहा था दोनों के बीच, एक दिन पहले जिस दिन घटना हुई उसी दिन रात को ही व्हाट्सएप पे लेट नाइट इनके आपस में इश्यूज हुए, जिस बारे में बोथ ग्रुप्स की तरफ से पुलिस को सूचना नहीं मिली और उसी को एस्केलेट करते हुए तो कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही है। कुछ की बात ये आ रही समझाइश
हो रही थी दोनों के बीच में कुछ की बात, क्योंकि निरंतर मीट शॉप को लेकर उनकी रेट्स को लेकर इनमें वाद विवाद होता रहा है, और वाद विवाद इस एस्केलेट होकर इस मर्डर हो जाए इस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो इस बार ये ऐसा हुआ है कि दोनों में वाद विवाद जो था, जो एक रात पहले ही व्हाट्सएप पे शुरू हुआ था और एस्केलेट होकर मारपीट और फिर मर्डर में कन्वर्ट। अजमेर की पुण्य भूमि भक्ति के उल्लास और दिव्यता से सरोबार हो उठी जब राधा वल्लभ संप्रदाय के 18वें वंशज परम पूज्य मोहित मराल जी गोस्वामी का शहर में मंगलमय आगमन हुआ। श्री प्रेमानंद जी महाराज के रूप में प्रतिष्ठित श्री गोस्वामी जी के प्रथम आगमन पर श्रद्धालुओं की आंखें भाव विभोर उठी। अजमेर की पुण्य भूमि भक्ति के उल्लास और दिव्यता से सरोबार हो उठी जब राधा वल्लभ संप्रदाय के 8वें वंशज मोहित मराल जी गोस्वामी का शहर में मंगलमय आगमन हुआ। श्री प्रेमानंद जी महाराज के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित गोस्वामी जी के प्रथम आगमन पर श्रद्धालुओं की आंखें भाव विभोर उठी और हृदय राधा रानी के नाम से पुलकित हो गया। उनका स्वागत समारोह शिष्य गौरव मित्तल के निवास प्रगति नगर कोटड़ा में अत्यंत श्रद्धा और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जैसे ही गोस्वामी जी पधारे, पूरा वातावरण राधे राधे की मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो गया। फूलों की वर्षा, भक्ति गीतों की सुरमयी लहरिया और भक्तों के नयन अश्रुपूरित श्रद्धा में डूबे दिखाई दिए। इस पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन हेतु एकत्रित हुए। उन्होंने गोस्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और राधा वल्लभ संप्रदाय की परंपरा व भक्ति भावना का दिव्य अनुभव किया। अपने संक्षिप्त प्रवचन में मोहित मराल जी ने कहा, जहाँ राधे नाम का स्मरण होता है वहाँ स्वयं वृंदावन बस जाता है। जीवन में यदि सच्ची भक्ति है तो हर द्वार पर कृपा स्वतः दस्तक देती है। गोस्वामी जी के इन शब्दों ने उपस्थित भक्तों के अंतर्मन को भक्ति भाव से भर दिया। उन्होंने भक्ति की महिमा, साधना के महत्व और जीवन में सेवा भाव को अपनाने का आह्वान किया। अजमेर शहर ने एक बार फिर ये साबित किया कि वह भूमि न केवल आध्यात्मिक चेतना से संपन्न है, बल्कि संतों की चरण धूलि से पावन होती रहती है। मोहित मराल जी गोस्वामी का यह आगमन न केवल एक अवसर था, बल्कि एक चेतना थी भक्ति, श्रद्धा और सेवा की। अजय मेरू बड़े रमणीक जगह है। अभी हम तो पहली बार ही आए हैं यहाँ। सरोवर देखने लायक सरोवर है। जैसे अभी हम उदयपुर में देख के आए, फतेह सागर वगैरह उसी से टक्कर ले रहा है। बहुत सुंदर बसा रखा है ये, और ये भी प्राचीन संतों की नगरी है। एक से एक संत, और हमारे पृथ्वीराज चौहान तो यहाँ के रहे हैं, जिन्होंने पूरे भारत पे सम्राट रहे हैं भारत के। और पुष्कर राज बगल में तीर्थ है, आता तो अजमेर के अंदर में ही है। बड़ा रमणीक जगह है वो भी, लेकिन वहाँ पे भी सुन रहे हैं कि कॉरिडोर आ रहा है। ये उचित नहीं है। जो प्राचीनता उससे ख़त्म होगी। हम तो सरकार से यही कह रहे हैं बार बार, धार्मिक नगरी को धार्मिक रहने दें। पर्यटन के लिए बहुत जगह हैं, उधर बढ़ावा करें। नहीं, उसके पीछे एक दूसरी भी मंशा रहती है, वो पर्दे के पीछे रहती है। केवल कॉरिडोर से सरकार का फ़ायदा नहीं होगा, उसके अलावा मंदिर अधिग्रहण, वो तो देखो गवर्नमेंट अपना काम तो संभाले ढंग से। दूसरी चीज़ बाद में, अभी आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें प्राइवेटीकरण हो रहा है ज़्यादातर हर चीज़ का। तो मंदिर का सरकारीकरण क्यों? जो वहाँ की परंपराओं के हिसाब से है, उस हिसाब से वहाँ पे गद्दी पे बैठे जो भी बैठे, लेकिन सरकार का अधिग्रहण मंदिरों पे उचित नहीं है। आपके शिष्य हैं, जो जिम्मेदारी उसको दी है वो बहुत सुंदर तरीके से निभा रहा है। यही श्री जी से, राधा वल्लभ लाल से प्रार्थना है कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। ये जिम्मेदारी जो है सुंदर तरीके से निभाता है। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैंक परिसर के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ व 1 दिवसीय हड़ताल की, जिसमें बैंक के कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण धरना दिया और बैंक प्रबंधन व राज्य सरकार से विभिन्न मांगे की गई। यदि मांगे नहीं मानी जाती तो कर्मचारियों ने कहा कि पुनः हड़ताल का विचार किया जाएगा। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैंक परिसर के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ एवं 1 दिवसीय हड़ताल की, जिसमें बैंक के कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण धरना दिया और बैंक प्रबंधन व राज्य सरकार से विभिन्न मांगे की। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगे बताई और कहा कि 1 महीने पहले बैंक को नोटिस के जरिए हड़ताल से अवगत करवाया जा चुका था,
बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं आता देख आज कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण धरना दिया। बैंक कर्मचारियों की राज्य व जिला स्तरीय मांगे हैं, जिसमें राज्य सरकार से हड़ताल के तहत 765 करोड़ रुपए ऋण माफी की सरकार के 8% ब्याज बकाया उसे बैंकों को दिया जाए। साथ ही अजमेर बैंक के 14 करोड़ 33 लाख रुपए बकाया है, उसे भी वापस करे। वहीं दूसरी ओर जिला स्तर पर मांग है कि उपार्जित अवकाश नकदीकरण का 1 वर्ष का भुगतान बैंक द्वारा कर दिया गया है, इस वर्ष का भुगतान भी समय पर दिए जाने की मांग की है। कर्मचारियों से ओवरवर्क का पेमेंट भी दिए जाने की मांग की है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की और राज्य सरकार से बकाया राशि देने की बात कही, जिससे कि बैंक की वित्तीय स्थिति सुधरे, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिले। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो कर्मचारियों ने कहा कि वह पुनः हड़ताल का विचार करेंगे। 1 दिवसीय हड़ताल है आज और हमने लगभग 1 महीने से बैंक को हड़ताल का नोटिस दे रखा है, जिसमें हमारी विभिन्न मांगे हैं। कुछ मांगे हमारी बैंक प्रबंधन से हैं और कुछ मांगे हमारी राज्य सरकार से हैं। राज्य सरकार की मांगे राज्य स्तरीय भी है और जिला स्तरीय भी है। राज्य स्तरीय मांगों के अंदर 765 करोड़ रुपए ऋण माफी के सरकार के 8% के ब्याज बकाया है, जिसकी हम मांग करते हैं कि सभी केंद्रीय सहकारी बैंक को राशि जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए ताकि उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके। और अजमेर सीसीबी की 14.33 करोड़ रुपए हमारे बाकी हैं, तो वो भी जल्द से जल्द सरकार रिलीज़ करे। ये तो हमारी मांग सरकार से है। और जिला स्तर पे हमारी जो मांग है उसमें हमारा उपार्जित अवकाश नकदीकरण का 1 वर्ष का भुगतान बैंक द्वारा कर दिया गया है, जिसके लिए हम बैंक को धन्यवाद देते हैं। और इस वर्ष का हमारा जो भुगतान उसका बाकी है, तो हम चाहते हैं वो हमारी मांग पूरी हो। और जो भी कर्मचारियों से एक्स्ट्रा कार्य कराया जाता है उसके लिए ऑफिशिएटिंग अलाउंस कर्मचारियों को दिया जाए, और जो भी कर्मचारी से छुट्टी के दिन काम कराया जाता है उसके लिए उनको या तो एवजी अवकाश दिया जाए या उसके विपरीत वेतन दिया जाए। ये अजमेर में ही है या राजस्थान में सब? ये अभी हमारी अजमेर यूनिट है और हम अजमेर यूनिट से ही हड़ताल कर रहे हैं। और हम कितने दिवसीय हड़ताल है? आज 1 दिवस की हड़ताल है ये पूर्ण रूप से। हाँ। और आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम हड़ताल कर रहे हैं, सारी हमारी ब्रांचेस बंद हैं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। हम सरकार को चाहते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सरकार को सद्बुद्धि दे, बैंक को सद्बुद्धि दे कि सहकार से समृद्धि जो केंद्र सरकार की योजना है उसके तहत जो हमारी राशि है बैंकों की उसको जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए ताकि हमारे बैंकों की उन्नति हो सके, बैंक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके और हम किसानों की और अच्छी तरह से वित्तीय सेवा कर सकें। फिर भी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रहेगा? आगे मांगे पूरी नहीं हुई तो 21 से हमारी हड़ताल के लिए हम वापस पुनर्विचार करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए पुनर्विचार करेंगे सभी कर्मचारी सर्वसम्मति से। अजमेर के श्रद्धालु सांवरिया सेठ की पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए। फैजागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर से श्रद्धालु चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ के पैदल दर्शन के लिए झंडा लेकर रवाना हुए। पैदल यात्रियों के साथ नन्ही बच्ची भी शामिल है। सभी भक्तगण सांवरिया सेठ की भक्ति में लीन नजर आए। अजमेर से श्रद्धालु सांवरिया सेठ की पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए। फैजागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर से श्रद्धालु चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए झंडा लेकर पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए। पैदल यात्रियों के साथ नन्ही बच्ची भी शामिल है। सभी भक्तगण सांवरिया सेठ की भक्ति में लीन नजर आए। डीजे की धुन पर थिरकते नाचते गाते सांवरिया सेठ के दरबार में जाने को निकले। श्रद्धालुओं का मंदिर के संस्थापकों व कार्यकर्ताओं ने माला व तिलक लगाकर स्वागत किया और पैदल यात्रा की मंगल कामना की। मंदिर का पूरा वातावरण सांवरिया सेठ के जयकारों से भक्तिमय हो उठा। मंदिर के पंडितों व क्षेत्रवासियों ने पैदल यात्रा के मंगलमय होने की कामना की। श्रद्धालुओं ने कहा कि पहली बार सांवरिया सेठ के लिए अजमेर से पैदल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 30 से 35 श्रद्धालु शामिल हैं। कहा कि बिना किसी मन्नत के बाबा के दर पर माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। बाबा का बुलावा आया है इसीलिए जा रहे हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि फैजागर रोड आसपास के क्षेत्र के राजवीर जी, जय सिंह जी, भाई साहब जी, पुजारी जी करके सबने मिलके चामुंडा माता जी से स्टार्ट करके सेठ सांवरिया सेठ जी मंडप चित्तौड़ तक पैदल यात्रा के रूप में जाने का, बाबा से आशीर्वाद लेने का जो प्रण लिया है उसके लिए सभी शहरवासियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, आज स्वागत करा है और आज पार्टी वाले बालाजी के सभी प्रमुखजनों जो आसपास के एरिया वालों ने सबने स्वागत किया है और बहुत बहुत बाबा का आशीर्वाद बनाए रखने की कृपा की है। सांवरिया सेठ ये पैदल यात्रा निकल रही है। हाँ। जो कि चामुंडा माता जी की वहाँ से स्टार्ट करी थी और सांवरिया सेठ कितने लोग जा रहे हैं भैया? 30 से 35 लोग।
क्या मन्नत मांगने को लेके जा रहे हैं, क्या चाहते हैं? मन्नत कोई नहीं, बस बाबा का आशीर्वाद। सावरे से ठाकुर जी की कृपा से आज हम सभी भाई लोग मिलकर पैदल जा रहे हैं और साथ में हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है। बस यही प्रार्थना है कि ठाकुर जी सब पे कृपा बनाए रखे, सबको खुश रखे मेरे ठाकुर जी, यही प्रार्थना लेके यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पुष्कर नगर परिषद को अजमेर संभाग में प्रथम व पूरे प्रदेश में 9वां स्थान मिला। पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने पूरी स्थिति की जानकारी दी और आगे प्रथम स्थान लाने के सभी भरसक प्रयास करने को कहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पुष्कर नगर परिषद को अजमेर संभाग में प्रथम स्थान व पूरे प्रदेश में 9वां स्थान मिला है। पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि 17 जुलाई 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के घोषित परिणामों में नगर परिषद पुष्कर ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। अजमेर संभाग की समस्त नगरीय निकायों में पुष्कर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 20,000 से 50,000 जनसंख्या वाले शहरों में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा राजस्थान राज्य स्तर पर कुल 241 नगरीय निकायों में से 9वां स्थान हासिल किया है। कुल 12,500 अंकों में से पुष्कर को 8,493 अंक प्राप्त हुए हैं। साथ ही परिषद को ODF प्लस से ODF प्लस प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। देखिए, आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें पुष्कर नगर परिषद ने राज्य स्तर पर 9वां स्थान प्राप्त किया है एवं अजमेर संभाग में प्रथम स्थान पर रही है। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी जो समकक्ष आबादी के शहर हैं, जो 20,000 से 50,000 तक की आबादी के शहर हैं, उसमें हम पूरे राज्य में द्वितीय स्थान पर रहे हैं। और विशेषकर पिछली बार हमारा जो पुष्कर नगर परिषद थी, पहले जो नगर पालिका थी, ODF प्लस थी। इस बार हमने ODF प्लस प्लस के लिए भी आवेदन किया, तो उसके लिए भी हमारा नया सर्टिफिकेशन ODF प्लस प्लस का हुआ। अजमेर की सरकारी टीचर से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी वंदिता राणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से मामले में कार्यवाही को लेकर गुहार लगाई। अजमेर के सरकारी टीचर से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी वंदिता राणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से मामले में कार्यवाही को लेकर गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदर सिंदरी में अध्यापिका है। 5 जुलाई को एक अज्ञात महिला प्रधानाचार्य के कक्ष से बाहर निकली और सीधी मेरी तरफ आई और मुझसे 50 लाख रुपए की डिमांड की। मेरे मना करने के बाद महिला व उसके साथी ने गले से सोने की चेन तोड़ ली और उसके साथ मारपीट की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने बताया कि चोरी के बाद उसने संबंधित थाने में चेन स्नैचिंग की शिकायत भी दर्ज करवाई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी जिस रास्ते से भागे थे, उस रास्ते के टोल का CCTV भी पुलिस को प्रोवाइड करवाया गया।
बावजूद इसके इतने समय बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते पीड़िता अजमेर एसपी ऑफिस पहुंची और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। 5 तारीख को सर मतलब मैं स्कूल से साइन करके बाहर जैसे ही निकली, एक लेडीज प्रिंसिपल के रूम में से निकलते हुए और मेरे पास आई और मेरे साथ धक्का मुक्की किया और उन्होंने कहा कि या तो 50 लाख रुपए दें या क्या नाम से या 50 लाख रुपए दें। मैंने कहा मेरे पास कोई 50 लाख रुपए नहीं है। तो उसने मेरी चैन पकड़ के, वहाँ पे बच्चे भी निकल ही रहे थे, स्टाफ भी खड़ा था, और वो मेरी चैन पर छीन के और बाहर निकल के चली गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदर सिंगरी की। कौन सी तारीख की घटना है? 5 तारीख की है, 5 तारीख की 1 बजे की। कौन महिला थी, जानते हो क्या आप? मैं नहीं जानती सर महिला को। तो आपने वहाँ पर समय थाने में एफआईआर दर्ज करवाई? हाँ बिल्कुल, मैंने 2-2:30 बजे एफआईआर दर्ज करवा दी थी मैंने। और दूसरे दिन मैंने यहाँ टोल पे सीसीटीवी फुटेज से मतलब गाड़ी नंबर लेके, और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे तो मैंने मतलब वहाँ पे गाड़ी नंबर दे दिए थे। फुटेज वगैरह है क्या आपके पास? हाँ है बिल्कुल, मेरे पास फुटेज वगैरह है, गाड़ी नंबर भी है, सारा सब कुछ है। वो सब मुहैया कराया आपने? बिल्कुल हाँ, थाने उसके बाद फिर पुलिस का सर अभी तक मेरे पास कोई वो कार्रवाई कर रही है, वो कह रहा है क्या कार्रवाई कर रहे हैं, पर अब अभी तक कुछ भी किसी भी तरह से रेस्पॉन्स नहीं आया सर। और इसलिए मैं आज किससे मिलने आए आप? 3.5 लाख 4 लाख की चैन और लॉकेट था सर, चैन और उसमें लॉकेट भी। आज किससे मिलने आए? एसपी साहब से मिलने आई हूँ। आज 12 दिन मेरे मामले को हो गए और मेरे को यहाँ नीट 2025 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए पुष्कर के चंदन नामा के कॉलेज में दाखिले के लिए समाज सेवियों ने 51,000 रुपए की राशि सौंपी। कडेल के समाज सेवी वीर प्रकाश सोनी ने प्रयास करते हुए वेद बालकृष्ण जोशी से बात की, जिस पर बालकृष्ण व उनके पुत्र शैलेश जोशी ने सहायता राशि प्रदान की। अगर आप में प्रतिभा है तो आगे बढ़ने में संसाधनों की कमी कभी आड़े नहीं आती। भगवान किसी न किसी को मददगार बनाकर भेज ही देता है। कुछ इस तरह का वाकया कडेल के चंदन नामा के साथ हुआ। हाल ही में उनका चयन नीट 2025 परीक्षा में हुआ। उन्हें 16,137वीं ऑल इंडिया रैंक मिली। रैंक के लिहाज से उन्हें राजस्थान में ही कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, लेकिन काउंसिल के लिए 50,000 रुपए से अधिक रुपयों की जरूरत थी। आर्थिक कमी से जूझ रहे चंदन के लिए कडेल के समाज सेवी वीर प्रकाश सोनी ने प्रयास शुरू किए और वैद्य बालकृष्ण जोशी से मदद की अपील की। वैद्य बालकृष्ण जोशी और उनके पुत्र शैलेश जोशी ने अपने प्रयासों से आज 51,000 रुपए की एकत्रित राशि चंदन नामा को सौंपी। जोशी परिवार ने चंदन को बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। चंदन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब वे डॉक्टर बनेंगे तो जरूरतमंद लोगों की मदद करके इस उपकार का ऋण उतारने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि चंदन के पिता इस दुनिया में नहीं है और मां आंगनवाड़ी में काम करके चंदन को पढ़ा रही थी। चंदन ने किसी भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया, घर में रहकर खुद ही पढ़ाई की। गांव कडेल निवासी हूँ मैं, तो अभी नीट 2025 के अंदर मेरे 542 मार्क्स आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 16,137 है। तो इस रैंक के हिसाब से मेरे को राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट MBBS सीट मिल जाएगी। तो इसके लिए मेरे को नीट काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो काउंसलिंग के लिए मेरी जो फ़ीस है वो 51,000 रुपये की फ़ीस है, जो यहाँ पे वेजी ने और भी सहयोग करके मुझे भेंट दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये पढ़ाई जो है मैंने कहीं भी ऑफलाइन सेंटर जाके नहीं की, मैंने घर पे ही बैठ के करी है और लाइब्रेरी में 14-14 घंटे पढ़ के और ये पढ़ाई की है और इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और मैं कामना करूँगा कि जब भी मैं 5 साल MBBS करने के बाद डॉक्टर जब भी बनूँगा तो ये जो भेंट मैंने स्वीकार की है ये मैं वापस गिफ्ट के रूप में या वापस मैं मतलब पूर्ण कराऊँगा। वापस जब भी मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो मैं वापस सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। जो मूल रूप से कडेल का रहने वाला है और उसका नाम है चंदन है। चंदन का बड़ी प्रसन्नता के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नीट की परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो चुका है। इसका एडमिशन अब किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ सहयोग राशि, प्रोत्साहन राशि एकत्रित कर करके लगभग 51,100 रुपये इसको भेंट स्वरूप में दिए जा रहे हैं।
इसकी कुशलता की सदा मंगल कामना करता हूं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।